ओके, तो ये जो दो पर्टिकुलर सीपीयूज है वो आपको एग्जैक्टली सेम प्राइस में मिल जाते हैं ना आपके पर्टिकुलर सिटी में या आपके पर्टिकुलर लोकल मार्केट में। वैसे मेजॉरिटी जगह पे तो जो 12600K है वो 13500 से ज्यादा ही मिलता है, लेकिन फिर भी आपके पर्टिकुलर सिटी में एग्जैक्टली सेम प्राइस पे भी मिल जाते हैं दोनों। तो भी मैं आपको मना करना चाहूंगा कि आपको 12600K नहीं परचेज करना है, आपको 13500 के साथ ही जाना है। और मैं तो फर्दर आपको यहां तक बोलूंगा कि अगर आपको 12600K 13500 से सस्ता भी मिल जाता है 500-1000 रुपए, तो भी आपको 13500 के साथ ही जाना चाहिए। अब मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, पूरा वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। ओके, तो जो सबसे पहला रीजन है वो तो है मेमोरी स्टेबिलिटी। अगर हम पूरी की पूरी 13 जेन की बात करें, वो 12 जेन से मेमोरी स्टेबिलिटी के मामले में ज्यादा स्टेबल है। 12 जेन में मेमोरी स्टेबिलिटी के बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट भी किए हैं, क्योंकि 12 जेन है वो अल्डर लेक हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, बिल्कुल पहली जनरेशन थी, ठीक है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर की। तो उसमें ऐसा होता ही है, कोई भी कंपनी है वो कुछ नए टाइप का स्ट्रक्चर ट्राई करती है, आर्किटेक्चर ट्राई करती है, तो उसमें उसकी जो पहली जनरेशन होती है ना, उसमें ऐसे स्टेबिलिटी के इश्यूज आते हैं, और वो 12 जेन में थे। बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट भी किए हैं, जिसको 13 जेन में दूर कर दिया गया है। तो मेमोरी स्टेबिलिटी के मामले में और ओवरऑल स्टेबिलिटी के मामले में भी 13 जेन है वो 12 जेन से आगे है। और इसलिए मैं यहाँ पे आपको 12 जेन के 12600K को ना लेके 13 जेन का 13500 है उसको रेकमेंड कर रहा हूँ। अब दूसरा जो रीजन है वो है चिपसेट मदरबोर्ड का। अगर आप 13500 के साथ जाते हो तो आपको B760 वाला कोई भी मदरबोर्ड मिल जाएगा, जो कि बजट में 10 से 15,000 या मैक्सिमम से मैक्सिमम 18,000 तक मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन वहीं पे ही अगर आप 12600K के साथ जाते हो तो उसके लिए तो क्योंकि K वाला CPU है, तो आप ये सोचोगे कि वो अनलॉक्ड है, ओवरक्लॉकेबल है, तो फिर ओवरक्लॉक करने के लिए आपको Z690 वाला मदरबोर्ड परचेज करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने 12600K लिया और उसके साथ फिर B660 वाला मदरबोर्ड लगाओ, ठीक है, इसका कोई लॉजिक बनता नहीं है। अगर आप एक K वाला अनलॉक्ड CPU ले रहे हो तो वो जो अनलॉक्ड है, ओवरक्लॉकेबल है, उसके लिए जो आप एक्स्ट्रा प्राइस वहां पे कर रहे हो, तो फिर आपको Z वाला मदरबोर्ड चूज करना पड़ेगा, Z690 वाला, जो कि आपको कंपेरेटिवली B760 से महंगा मिलेगा। तो ओवरऑल जो प्लेटफॉर्म की कॉस्ट है, पूरे पीसी बिल्डिंग की कॉस्ट है, वो भी बढ़ जाती है। तो इसी को देखते हुए मैंने आपको 13500 लेने के लिए बोला था और उसके साथ B760 वाला मदरबोर्ड लेने के लिए बोला था। अब तीसरा जो पॉइंट है वो हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए मैटर ना करे, लेकिन 12600K अगर आप लेते हो तो उसके साथ कोई भी स्टॉक कूलर नहीं आता है। कंपनी एज्यूम करती है कि K वाला CPU है, ओवरक्लॉकेबल है, अनलॉक्ड है, तो यूजर इसे ओवरक्लॉक करेगा, तो उसके साथ आपको एक AIO लगाना पड़ेगा या तो आफ्टर मार्केट कूलर लगाना पड़ेगा, ठीक है, कुछ भी कूलिंग सॉल्यूशन आपको उस पर लगाना पड़ेगा, तब भी वो CPU प्रॉपर्ली चलेगा। उसके अगेंस्ट अगर आप 13500 के साथ जाते हो तो उसमें एक स्टॉक कूलर आता है। मेजॉरिटी कंडीशन में ये जो स्टॉक कूलर है वो चल जाता है। बहुत सारी जगह पे आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा, बहुत सारे वीडियोस में ऐसा कहा जाता है कि ये जो CPUs है अभी के लेटेस्ट आर्किटेक्चर वाले, वो ज़्यादा गर्म होते हैं, और ये सच बात भी है, चाहे इंटेल की बात करें, AMD की बात करें। लेकिन मैं अपने हिसाब से बताऊं तो ये जो स्टॉक कूलर है वो मेजॉरिटी कंडीशन में चल जाता है। तो आप 13500 परचेज कर लीजिए, सिस्टम बना लीजिए स्टॉक कूलर के साथ, और आप देखिए कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें CPU कितना गर्म होता है, टेम्परेचर को मेजर कीजिए, ठीक है। अगर 80 के आसपास टेम्परेचर रहता है और स्टॉक कूलर से काम आपका चल जाता है, सिस्टम रिस्टार्ट नहीं होता है, ठीक है, ब्लैक स्क्रीन आके बंद हो जाना या फिर ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाना टेम्परेचर की वजह से, ओवर हीटिंग की वजह से, ऐसा कुछ नहीं होता है स्टॉक कूलर के साथ, तो आपका खर्चा बच जाएगा, स्टॉक कूलर से भी आपका काम चल जाएगा। और ये स्टॉक कूलर लगाने के बाद भी आपको लगता है कि आप जो पर्टिकुलर वर्क कर रहे हो उसमें ये CPU ज़्यादा गर्म होता है, सिस्टम रिस्टार्ट हो जाता है, हीटिंग इशू होते हैं, तो फिर आपको एक आफ्टर मार्केट कूलर परचेज करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इन दोनों का कंपेरिजन करें तो 12600K में तो आपको कंपलसरी करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक स्टॉक कूलर मिल जाता है जो मेजॉरिटी यूजर्स के लिए तो काफ़ी होता है। हो सकता है कुछ यूजर्स को, जैसे मैंने कहा, ओवर टेम्परेचर हो जाता है, तो फिर 13500 में भी आपको एक आफ्टर मार्केट कूलर परचेज करना पड़े। लेकिन अगर आप 13500 के साथ जाते हो और स्टॉक कूलर के साथ ही जाते हो तो आपका ओवरऑल वहां पे खर्चा बचता है। अब बहुत सारी जगह पे ऑल ओवर द इंटरनेट बहुत सारे आप ऐसे इंटरनेट आर्टिकल देखोगे, बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखोगे जहां पे दो CPUs का कंपैरिजन किया जाता है। और इन दो पर्टिकुलर CPUs की बात करें तो बहुत सारी जगह पे आपको सिर्फ गेमिंग और सिर्फ गेमिंग की बात की जाएगी। लेकिन मेरे भाई, कान खोल के मेरी बात सुन लो, इस दुनिया में जितने भी कंप्यूटर यूजर्स हैं जो कि कंप्यूटर बनाते हैं और इन दो CPUs को परचेज करते हैं या किसी और CPU को भी परचेज करते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ गेम्स खेलने के लिए कंप्यूटर नहीं बनाते हैं। कंप्यूटर के साथ आप गेमिंग के अलावा भी और भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो कि कर सकते हो, ठीक है। तो गेमिंग ही आपका सिर्फ और सिर्फ प्राइम कंसर्न है, तो आपको डेफिनेटली AMD के साथ जाना चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में आपको बोल दिया था कि 7600X है, वो भी इसी प्राइस पॉइंट पे आता है, जो कि गेमिंग में इन दोनों से ही बेटर परफॉर्म करता है। तो गेमिंग ही अगर आपकी प्रायोरिटी है तो डेफिनेटली उसके साथ जाओ। लेकिन अगर आपको गेमिंग के साथ दूसरी चीज़ें भी करनी है, प्रोडक्टिविटी टाइप का कुछ करते हो, या फिर गेमिंग से आपका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है और आप सिर्फ प्रोडक्टिविटी पे फोकस्ड हो, जैसे कि मैं, तो अनडाउटेडली आपको 13500 के साथ जाना चाहिए। वहाँ पे कोर काउंट ज़्यादा है, तो ये पर्टिकुलर CPU 12600K को, या हम 7600X की भी बात करें, प्रोडक्टिविटी
क्वालिटी में तो इन दोनों ही सीपीयूज को पीछे छोड़ देता है। तो ये बहुत ही बढ़िया सीपीयू और इसलिए मैंने पिछले वीडियो में इसको आपको रेकमेंड किया था। तो अब थोड़े से परफॉर्मेंस चार्ट्स भी देख लेते हैं ताकि पूरी कहानी क्लियर हो जाए। तो सिनेबेंच R23 में सिंगल कोर में 12600 के 13500 से 2% आगे रहता है, जो कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बोला था। लेकिन अगर हम मल्टी कोर की बात करें, यानी कि पूरा सीपीयू का कंपैरिजन किया जाए, तो 13500 12600 के से 16% आगे रहता है। 12600 के 84 और ये 100 16% परफॉर्मेंस ज्यादा है। और अगर हम Geekbench 5 की बात करें तो सिंगल कोर में 12600 के सिर्फ 1% परफॉर्मेंस ज्यादा है, लेकिन मल्टी कोर में 13500 7% परफॉर्मेंस ज़्यादा है। ठीक है, तो ओवरऑल CPU टू CPU कंपैरिजन किया जाए ना, प्रोडक्टिविटी की जहाँ पे बात आती है वहाँ पे पूरा का पूरा CPU टू CPU कंपैरिजन किया जाता है और वहाँ पे 13500 विनर है, क्योंकि नंबर ऑफ कोर काउंट ज़्यादा है। और iGPU और कैश मेमोरी की तो मैंने यहाँ पे बात भी नहीं की है, क्योंकि कैश मेमोरी आपको भी पता होगा ज़्यादा है 13500 की। और अगर हम iGPU के परफॉर्मेंस की बात करें तो वो भी 12600 के से 13500 का जो iGPU है UHD 770 उसका परफॉर्मेंस 7% ज़्यादा है। ठीक है, तो इन दोनों कैटेगरी में भी 13500 विनर है। आई होप इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया, जो भी समझाया, सब कुछ सही से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी कोई इशू है तो पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच।